शब्द क्या होता है। तो शब्द सभी को पता है कि भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। जैसे मैंने लिखा है कमल, कमल क्या भैया आपका शब्द है, यानी कि मैंने क्या किया, कई वर्डों को एक साथ मिलाकर लिख दिया, शब्द बन गया। आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा भैया शब्द क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा भैया, शब्द के जो प्रकार होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शब्द के प्रकारों की हम बात करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण देखिए कई तरीके से किया जाता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में बनता है क्वेश्चन जहाँ से, वो आपका एक रचना और बनावट के आधार पर होता है। रचना और बनावट के आधार पर जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, अभी वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा एक आपका होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, एक होता है आपका विकार या परिवर्तन के आधार पर, और एक आपका होता है भैया अर्थ के आधार पर। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन हैं मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सबसे पहले जो आपके पेपर में बनता है वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कराऊंगा। जैसे यहाँ पर जब रचना और बनावट और गठन के आधार पर हम बात करते हैं तो पहला आपका आता है रूढ़ शब्द। देखिए अभी आपने बीएड का एग्जाम दिया था, वहाँ पर एक शब्द पूछा गया था, पशु कैसा शब्द है, तो पशु रूढ़ शब्द होता है, पेपर में आपके पूछा गया था। तो याद रखिएगा वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके भैया हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं भैया, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सिंपल सा आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब इसको आप लोग कैसे कहोगे, यहाँ पर ये समझिएगा। अगर आपके दिमाग में नहीं आता कि सार्थक खंड का मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि जिनको तोड़ा ना सके, सेकंड रूप में हम लोग कह सकते हैं भैया जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कलम हो गया, मेज हो गया, चावल हो गया, इसके अलावा मैंने आपको पशु जैसे आपका आया था, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे सर एग्जाम में और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर इसीलिए तो कह रहा हूँ PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया, यौगिक शब्द। अब यौगिक देखिए योग से बना है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से पहली बात तो बनेगा और उन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनको भैया जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिंपल से दिया था कि जैसे आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ, देवदूत, मैं एग्जाम्पल सिंपल सा कह दिया, देवदूत। विद्यालय, विद्यालय आपके पेपर में आया था। वचनालय, तो ये जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बन रहा है, दोनों अर्थ जो है आपके अलग अलग हो रहे हैं। जैसे आपका एक दे दिया राजपुरुष, राज प्लस पुरुष मिलके आपका बनता है राजपुरुष। अब देखिए दोनों का अपना अपना अर्थ निकल भी रहा है, तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है पहचानना। और इसी तरह आपका होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। सिंपल से ये मतलब है, जैसे बहुब्री समास पढ़ रखा है उसी तरह ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होगा, लेकिन दोनों जो है प्रधान नहीं होंगे, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो दोनों मिलकर कोई तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लंबोदर, लंबोदर हो गया गणेश जी को बोला जाता है, मुरलीधर कृष्ण भगवान को बोला जाता है, गिरधर, पंकज, नीलकंठ, यानी कि इन सब का एक अर्थ अलग निकल रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ आ जाएगा। जैसे आपका 10 आनन हो गया, 10 है आनंद जिसके रावण की बात हो रही है। पंकज यानी कि कीचड़ में, पंक प्लस जा, देखिए पंक प्लस जा से मिलकर बना हुआ है। पंक मतलब होता है कीचड़ और जल मतलब उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो आपका क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। कमल की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ दिया गया, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी की बात हो रही है, तो ये होता है भैया योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर हमको PDF के रूप में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये उत्पत्ति के आधार पे हैं, ये आपके पेपर में बहुत बनते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर ये सब दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, अनुकरणात्मक, विदेशज। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर कैसे क्या करना है, तो सिंपल सा याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर जो तत्सम होता है बहुत पेपर में आता है। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है, वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हैं, अर्थात संस्कृत के समान हैं, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द पहचानने की आपको एक मैं बता देता हूँ कि जैसे खट्टी सा हो गया, अग्नि हो गया, कृषक हो गया, नासिका हो गया, कर्ण हो गया, हस्त हो गया, पृष्ठ हो गया। यानी कि पहली बात तो आपको कुछ संस्कृत जैसे शब्द लगे, एक तो ये हो गया पहचान का तरीका। और ज़्यादातर जिसमें ये वाला सा देखने को मिलता है ना, ये वाला सा कहीं देखने को मिले तो आपका वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो ये तत्सम शब्द को
कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पहचानने के, बट सिंपल से ही होता है कि ऐसे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, अर्थात संस्कृत के ही समान होते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होता है भाई? तद्भव वे शब्द होते हैं जो बेसिकली हिंदी भाषा में जनमानस में बेसिकली सामान्य रूप से बहुप्रचलित होते हैं, जैसे किसान, आग, नाक, कान, हाथ आदि। यानी कि आपका जैसे कृषक से हो गया किसान, अग्नि से बन गया है आग, नासिका का तद्भव आपका नाक होता है। तो तत्सम और तद्भव आई होप सबको पता होगा, बट आपको इंपॉर्टेंट जो तत्सम और तद्भव चाहिए होते हैं वो मैं आपको अपने PDF में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर के नोट डाउन कर सकते हैं, उसको इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। और मैं इतना सारा प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ कि आपके तत्सम और तद्भव तो वहाँ से क्लियर हो ही जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसी तरह आपका देशज शब्द होता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही न चले, मतलब वो कहाँ से आए हैं, या अपनी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वहीं से उत्पन्न हो जाती है, वो आपके देशज शब्द होते हैं। जैसे आपका थरिया, लुटिया, खिटिया, डिबिया, पंगड़ी, ये आपके देशज होते हैं। इन्हीं में आपका एक होता है अनुकरणात्मक, मैंने आपको नहीं बताया था बट अनुकरणात्मक जान लो, इन्हीं में आपका होता है। तो अनुकरणात्मक शब्द भी होते हैं आपके देशज होते हैं। जैसे अनुकरणात्मक क्या होता है, कई बार आपके पेपर में आता है अनुकरणात्मक शब्द छाटिए, जैसे वे शब्द जिनमें एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट हो वे अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। जैसे खटखटाना, चहचहाना, हिनहिनाना, लहलहाना, तो ये आपके जो होते हैं अनुकरणात्मक होते हैं और ये भी आपके देशज के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी तरह आपका एक होता है विदेशज। तो विदेशज शब्द जो होता है वह शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी की तरह प्रचलित होता है। जैसे हम लोग मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल आपका इंग्लिश का वर्ड है, पेन बोल रहे हैं, पेंसिल बोल रहे हैं, स्टेशन बोल रहे हैं, ट्रेन बोल रहे हैं, वोट बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं से मिल करके आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो कुछ मैं आपको देशज और विदेशज बता दूंगा, उसके पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ये दोनों तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा यहाँ पर विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी आपके कुछ भेद होते हैं, उन भेदों को जान लीजिए, क्योंकि वहाँ से मतलब उनके भेद से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं बनते, पर वहाँ पर पूछा जाता है कि परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आधार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके यहाँ पे बनते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विकारी, एक आपका क्या होता है विकारी होता है, एक आपका क्या होता है अविकारी शब्द होता है। और ये सभी को पता है विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं भैया, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कर्ता में आपका जो है विकार उत्पन्न किया जा सके वो आपके विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं जिनमें भैया आपका परिवर्तन ना किया सके, अविकारी शब्द ही आपके अव्यय कहलाते हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके भैया लिंग में, वचन में, कारक में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, वो आपके अविकारी होते हैं। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। और एक आपका यहीं पर अर्थ के आधार पर दिया गया है। तो अर्थ के आधार पर जो है इसका मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के आधार पर अभी जब मैं बताऊंगा तो अपने आप खुद समझ में आ जाएगा क्यों इसका प्रैक्टिस सेट जरूरी है। इसमें एक होता है भैया एकार्थी शब्द। क्या होता है? एक एकार्थी शब्द होता है, एक आपका अनेकार्थी शब्द होता है। अब ये क्या होता है ये सब मैं बताते हुए चल रहा हूँ। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा समानार्थी शब्द होता है। क्या होता है भैया? समानार्थी शब्द होता है। और साथ ही साथ एक आपका होता है विपरीतार्थी शब्द। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस सेट में अच्छे से सॉल्व करोगे तो ही आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। एकार्थी शब्द जिनके एक अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ हो, समानार्थी समान अर्थ वाला, विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। तो यही होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। तो जब भी आपसे पेपर में आए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके शब्द भेद। शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देशज शब्द दिए हैं कि जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पंगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ और डंडा, ये आपके कुछ देशज शब्द हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने विदेशज शब्द दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे अरबी शब्द से बहुत क्वेश्चन आता है, जहाँ पर देख सकते हैं अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अल्लाह, आदत। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट अरबी शब्द दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारा बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं फारसी शब्द मैंने दे रखे हैं, फारसी शब्द के अंतर्गत इतने आते हैं। और इसी तरह पुर्तगाली शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, अंग्रेजी शब्द दे रखे हैं, चीनी शब्द दे रखे हैं, जापानी शब्द दे रखे हैं और रूसी शब्द दे रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके आपके लिए दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं आपको अपने PDF की मदद से और अपने जो है प्रैक्टिस सेट की मदद से मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए था भैया शब्द भेद क्या होते हैं। वैसे ज़्यादातर शब्द भेद आपको इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट होता है वहीं से क्लियर हो जाता है, बट मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया। यहाँ पर पहले बात करेंगे भाई वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के पहले
जान लो आप भाई वर्ड क्या होता है। वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लोग ध्वनि या वर्ड बोलते हैं। और इन्हीं वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है भाई, वर्णमाला बोला जाता है। जैसे आपने का, खा, गा, ये आपने देखा है ना, ये क्या है, वर्डों का एक व्यवस्थित समूह तो चल रहा है ना, तो ये वर्णमाला है। आप ये जो वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने वर्ड होते हैं, तो 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर अच्छे से जाने क्या चीज़ होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपके मूल व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं वो आपके 11 होते हैं, यानी कि 11 मूल स्वर और 33 मूल व्यंजन। अब यहाँ पर आप कहोगे सर 13 स्वर क्यों लिखा है, तो ये जो 2 अयोगवाह में लिखा गया है, तो ये जो अयोगवाह होते हैं वो व्यंजन के रूप में भी माने जाते हैं और स्वर के रूप में भी माने जाते हैं। वैसे इनको स्वर में ही लिखा जाता है, आहा और अंगा, तो ये यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये 13 स्वर हो गए। अब 33 मूल व्यंजन लिखा गया है, तो 33 में 2 आपका ये उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ करके आपका ये 35 व्यंजन हो जाता है, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे आपका छा, त्रि, ज्ञा और स्रा, ये आपके 4 आपके संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। अभी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली होता क्या है। अब ये जो वर्णमाला होता है ये कितने प्रकार का होता है, सभी को पता है भाई, वर्णमाला जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्वर, एक तो आपका होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार क्या क्या हैं, किन किन आधारों पर इनको बांटा गया है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई स्वर के बारे में। स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो इसकी परिभाषा स्वर से आप लोग निकालो स्वतंत्रता। स्वर से क्या निकालना आप सभी को, स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन वर्डों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। क्या याद रखना है भैया, जिन वर्डों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्वतंत्र स्वर की परिभाषा आपके सामने आ गई। अब आप सभी को पता है स्वर आपके टोटल कितने होते हैं भाई, इनकी संख्या जो होती है टोटल 13 होती है, और उच्चारण की दृष्टि से कभी कभी पूछा जाता है तो वो आपकी 10 होती हैं। तो उच्चारण के आधार पर अब मैंने आपको बोला है कि स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। आप लोग कॉपी पेन उठाइएगा, नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। अब ये उच्चारण के आधार पर स्वर मैंने 10 क्यों बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को लेकर कि 13 स्वर हैं, 11 स्वर हैं कि 10 स्वर हैं। तो 13 टोटल स्वर होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं। कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है कि भैया उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तो याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर होते हैं। कौन कौन से आपके 10 स्वर होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉपी पेन उठा करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। छोटा आ, बड़ा आ, इसके अलावा छोटी, इसके अलावा बड़ी, इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ लिखना है, बड़ा ऊ लिखना है, उसके बाद ए ओ और आपका औ। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो हैं ये आपके 10 स्वर हैं। ये उच्चारण के आधार पर इनको 10 में बांटा गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लेखन के आधार पर, ये तो हो गया किसके आधार पर भैया, उच्चारण के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपल सा जो आप लोग लेखन के आधार पर लिखते हो, तो लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं वहाँ पर आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए ओ तो होता ही है, ए होता है, ओ होता है, ओ होता है, इतना तो होता ही है। इसके साथ ही साथ आपके 3 और जुड़ जाते हैं, जो आपके यहाँ पर 13 निकल के आए ना, 3 कौन कौन से जुड़ जाते हैं आपके, आहा, अंगा, इसके अलावा आपका री, तो ये आपके और जुड़ जाते हैं। तो लेखन के आधार पर ये होते हैं। और मूल स्वरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 10 स्वर आपके यहाँ पर, ये 10 स्वर आपका ये री, ये मिलाकर के आपके मूल स्वर होते हैं। तो अब तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कि 10 कब बोला जाता है, 13 कब बोला जाता है, 11 कब बोला जाता है। आई होप अब आपको ये जो कन्फ्यूजन है नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है, संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछा जाता है टोटल कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या टोटल आपकी कितनी होती है, याद रखिएगा 4 होती है। कितनी होती है भैया, 4 होती है। तो संयुक्त स्वर अगर आपके पेपर में आता है भैया संयुक्त स्वर आपके टोटल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अभी और स्वर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट जो है जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण पहले कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, मात्रा में उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। तो ये जितने भी आधार दिए गए हैं इन सभी आधार पर हम लोग एक पॉइंट बाई पॉइंट जो है बढ़ते हुए चलेंगे, और जो चीज़ें हैं आपकी सब कुछ आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई मात्रा में
उच्चारण के आधार पर, मात्रा व उच्चारण आप कह सकते हो, मात्रा में नहीं, मात्रा व उच्चारण के स्थान पर। तो याद रखिएगा मात्रा व उच्चारण के स्थान पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइएगा। कौन कौन से होते हैं भाई आपका? एक आपका लघु स्वर होता है या उसको हर्ष स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? आपका हर्ष स्वर बोला जाता है। इसके अलावा एक आपका दोस्तों होता है दीर्घ स्वर। एक आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। इसके अलावा एक आपका क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 3 तरह के सुर होते हैं मात्रा व उच्चारण के आधार पर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये जो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। ह्रस्व स्वर यानी कि सबसे छोटा, यानी कि जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं लिख कर दे दे रहा हूँ, जैसे आपका छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, इसके अलावा छोटा ऊ हो गया, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये सिंपल से याद रखिएगा। आप दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका बड़ा आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है। इस तरह के जो आपके वर्ड आते हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लुत स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों प्लुत स्वर के अंतर्गत जैसे आपका राम हो गया, तो राम जब किसी को बुलाने के लिए मैंने बोला राम, तो यहाँ पर देखिए राम हमने बुलाया तो यहाँ पर बीच में 3 मात्राएँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर राम हो गया, ओम हो गया, ठीक है, ओम हो गया। तो ये जो सारे होते हैं आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आपका मात्रा के आधार पे आपको समझ में आ गया ना, जो 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल छोटे में आपको समझा दे रहा हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका जब PDF आपको मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से पढ़ करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जो PDF आपको मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या होता है, समझिएगा। जीभ का प्रयोग क्या होता है कि जीभ में आपके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक आपका अग्र भाग होता है, एक आपका अग्र भाग होता है, एक आपका मध्य भाग होता है, और एक आपका पश्च भाग होता है। तो इन्हीं तीनों भागों के आधार पर जीभ के प्रयोग पर जो है स्वरों को बांट दिया गया है। एक अग्र स्वर बोल दिया गया है, एक को मध्य स्वर बोल दिया गया है, और एक को दोस्तों आपको पश्च स्वर बोल दिया गया है, ठीक है। अब अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की हम बात करते हैं, परिभाषा समझिएगा क्या होता है। तो अग्र स्वर का मतलब क्या होता है, परिभाषा आप लोग खुद से निकाल सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग काम करता है उसे हम लोग अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर बोला जाता है। इसके अलावा पश्च स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, कभी आपके पेपर में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सिंपल सा पूछा जाता है। आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा अग्र स्वर इसमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो जो छोटा ई होता है, एक छोटा और बड़ा ई होता है, ये आपका अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। ए होता है और आपका ए होता है। तो जब भी आपको ये 4 कहीं भी दिखे तो आपको टिक कर देना अग्र स्वर ये चारों हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य स्वर जब भी आपसे पूछा जाए तो आपका मध्य स्वर के अंतर्गत एक आता है छोटा आ, ये जो होता है आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और पश्च स्वर की बात करते हैं तो जब छोटा आ को बड़ा आ करोगे आ, तो आप देखोगे पीछे वाला भाग यूज हो रहा है, थोड़ा सा हम ज़्यादा उसके मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। छोटा आ हो गया, ऊ हो गया, इसके अलावा बड़ा ऊ हो गया, इसके अलावा ओ हो गया, औ हो गया, इसके अलावा आपका एक आपका होता है आहा होता है, ठीक है। वैसे इतने याद रखिएगा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा ऊ, छोटा ऊ, इसके अलावा ओ और ओ, ये जो होते हैं आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है इसका परिभाषा। क्लियर है? ऑल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है भैया मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य द्वार खुलने के आधार पर तो याद रखिए दोस्तों मुख्य द्वार खुलने के आधार पर ये क्या होता है। मुख्य का द्वार जो हमारा, जब हम लोग बोलते हैं तो कभी हमारा मुंह कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है, तो उसी के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका होता है विवृत, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और मैं बता भी दूंगा इसके अंतर्गत कौन आएगा। एक आपका विवृत होता है, एक आपका अर्ध विवृत होता है, एक आपका क्या होता है भाई? अर्ध विवृत होता है। इसके साथ ही साथ एक आपका दोस्तों अर्ध संवृत्त होता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सारी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा। अर्ध संवृत्त होता है और साथ ही साथ एक आपका होता है संवृत्त स्वर, एक होता है आपका क्या? संवृत्त स्वर। तो ये आपके 4 प्रकार के जो है मुख्य द्वार खुलने के आधार पर होते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में आपका पूरा का पूरा मुख खुल जाए। विवृत मतलब होता है पूरा मुख खुल जाए, वृत्त का आकार ले ले, पूरा मुख खुल के, जैसे आ आप बोलेंगे तो आपका पूरा मुख खुल कर वृत्त का आकार ले लेता है, तो ये आपका विवृत स्वर होता है। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, तो ये विवृत के अंतर्गत आता है।
अर्ध विवृत की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का जो है आधा द्वार खुलता है, आधा द्वार खुलता है, यानी कि जैसे आपका छोटा आ हो गया, ए ये वाला ए हो गया, इसके अलावा आपका औ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके क्या होते हैं, अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक आपका आहा होता है, ये चीज़ सिंपल से याद रखिएगा, आह, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अर्ध संवृत के बारे में। अर्ध संवृत का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा, दो आपके होते हैं टोटल, एक का ए होता है, एक आपका ओ होता है, तो ये आपके अर्ध संवृत हो गए। और इसी तरह हम लोग बात करते हैं भैया संवृत स्वरों के बारे में। तो संवृत स्वरों का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख द्वार है लगभग आपका बंद ही रहता है। जैसे आप लोग ई बोल के देखो, ई, तो आपका मुंह जो है बंद रहेगा, तब भी आप लोग बोलोगे। बड़ी ई बोलो तब भी आपका मुख बंद रहेगा। ऊ बोलो या बड़ा ऊ बोलो तो इसमें आपका जो मुख है वो बंद ही रहता है। तो ये आपके टोटल होते हैं 4 मुख द्वार के खुलने के आधार पर। क्लियर हो गया? ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि ओठों की स्थिति के आधार पर। अब हम बात करते हैं भैया ओठों की स्थिति के आधार पर। तो याद रखिएगा ओठों की स्थिति का मतलब क्या होता है। देखिए ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका आवृत मुखी होता है, एक आपका ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपका आवृत मुखी होता है, एक आपका वृत्त मुखी होता है। अब ये बेसिकली आवृतमुखी और वृत्तमुखी है क्या, ये समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि भैया आवृतमुखी की अगर हम बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो वोट है, जो आपका ओठ है वो गोलाकार, वृत्त मतलब होता है गोलाकार, जो गोलाकार नहीं बनते हैं। जैसे आ बोलोगे या बड़ा आ बोलोगे तो या आप बोल दो छोटी ई बोल दो या बड़ी ई बोल दो या ए बोल दो या ए बोल दो, तो इनके उच्चारण में जो ओठ है, मतलब ओठों की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो वो गोलाकार नहीं होते हैं, इसलिए उनको आवृतमुखी बोला जाता है। लेकिन हम लोग वृत्तमुखी की बात करते हैं। ऊ बोलिए, ऊ बोलने में आपका देखिए जो मुख है थोड़ा सा, जैसे लड़कियां पाउट नहीं लेती हैं उस तरह से आपका बन जाता है ऊ बोलने पर। तो आपका जो ये आपका आता है वृत्तमुखी के अंतर्गत। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, बट है टॉपिक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊ, बड़ा ऊ, ओ हो गया, इसके अलावा आपका ओ हो गया, ये आपके जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं भर, वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको ये वृत्तमुखी भी जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में आता है कि हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। तो सिंपल सा हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर आपका वही 2 होते हैं। एक आपका निरानुनासिक होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं निरानुनासिक, निरानुनासिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है आपका। एक आपका होता है अनुनासिक। अब ये बेसिकली क्या है भाई, निरानुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, ये सिंपल सा आप लोग समझिएगा। निरानुनासिक का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा के बल मुख से निकलते हैं, यानी कि मतलब जो है आप लोग बोलो तो जो आपका हवा है वो मुख से, मतलब आप लोग अपने मुख से बोल रहे हो, नाक का प्रयोग नहीं कर रहे हो, वो आपका निरानुनासिक होता है। और अनुनासिक का मतलब होता है कि जब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलते समय, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हम लोग अपनी नाक का भी यूज करते हैं। जैसे हमने बोला आ में जो ये चंद्रबिंदी लगता है, या बड़ा आ की बात करते हैं यहाँ पर जो चंद्रबिंदी लगता है, या बड़ी ई की बात करते हैं यहाँ पे जो चंद्रबिंदी लगता है, ये आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ आ की बात करते हैं, बड़ा आ की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, या कोई भी आप स्वर लो, तो वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, उनमें हम लोग अपने नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, नोज का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। अनुनासिक, निरानुनासिक बेसिकली आपका व्यंजन में आपका ज़्यादा यूज है। जैसे ना बोलना है, ना बोलने में आप लोग उसका यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन अभी स्वर पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्वर के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक होता है आपका भैया घोषत्व के आधार पर। देखिए घोष और सघोष आपके व्यंजन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन पहले स्वर में भी कुछ होता है, तो ये भी जान लो भैया घोष और सघोष बेसिकली होता क्या है। तो घोष और सघोष के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है उसे अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। और सघोष ध्वनियों की बात करते हैं जिनमें कंपन होता है। तो ये हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, क्योंकि व्यंजन में ये आपका बिल्कुल डिटेल में जो है दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब व्यंजन क्या होता है। आपको स्वर जो है अभी तक क्लियर हो गया, स्वर जितना मैंने आपको बताया सब कुछ क्लियर हो गया। नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब हम लोग व्यंजन की तरफ बढ़ें। कमेंट करके बताइए आप लोग सर व्यंजन की तरफ बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन की तरफ पहला देखिए, व्यंजन पहले समझ लो व्यंजन होता क्या है।
जैसे स्वर था वो स्वतंत्र थे, भैया अपने हिसाब से बोले जाते थे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन व्यंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वर की सहायता पड़ेगी। जैसे आपको का बोलना है तो का बोलने के लिए आधा का प्लस छोटा आ का यूज करोगे तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। या जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख से आबाद गति से नहीं निकलती है, उसमें पूर्ण या पूर्ण अवरोध होता है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिटेल दे दिया है, यहाँ से ये पेपर में कभी कभी आते हैं तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भैया स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 आपके अंतःस्थ होते हैं, वो आपके या, रा, ला और आपका वाह होता है। इसके अलावा 4 आपके ऊष्म संघर्षी होते हैं, सा और हा होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 25, 4, 29, 4, 33, ये जो 33 व्यंजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये यहीं से निकल करके आए हुए हैं। अब हम लोग अब देखो व्यंजनों के वर्गीकरण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो व्यंजनों के वर्गीकरण को आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए इतने प्रकार से किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन या सघोष व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण या महाप्राण क्या होता है और संयुक्त व्यंजन क्या होता है। यहाँ से 101% जो है आपके क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आएंगे। आप लोग चाहे अभी मैं आपको दे रहा हूँ प्रूफ के साथ, और आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहले भैया स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन पहले आप लोग जान लो, इसी में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 1 मिनट, चलिए। ये तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 25। अब स्पर्श व्यंजन का आप सिंपल सा ऐसे मतलब समझो कि आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, कि आप लोग बोलने में अपने जीभ को, अपने होठों को, अपने दांतों को कहीं ना कहीं टच करते हो, जिनको बोलने में वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपने जो ये वर्ग पढ़ रखे ना, पहले वर्ग जान लो। आपका होता है का वर्ग, चा वर्ग। अब इसी वर्ग से सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। टा वर्ग, चलो मैं इसको अच्छे से बना दूं क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ समझना है, यहीं से आपको सब कुछ समझाना है, और नोट्स भी बना लीजिएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इसके अलावा पा वर्ग। अब का वर्ग में आपका क्या क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। चा में क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इया आता है। ठीक है। टा वर्ग में क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, यहाँ पर जा सही बना लेते हैं, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसके अलावा ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना आता है। सही है ना। पा वर्ग में क्या आता है सर, पा, फा, बा, भा और आपका क्या आता है सर, मा आता है। तो इनको याद रखिएगा, इनको ऐसे नाम दे दीजिए, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। अब देखो सबको समझिएगा, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ये जितने दिए गए हैं 25 टोटल गिन लेंगे तो आपके कितने टोटल 25 हैं। तो ये 25 के 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो सिंपल सा जब ये आपके पेपर में आया भैया स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो यही आपके टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अघोष। अभी देखो यहाँ से घोष अघोष जो है आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो अघोष क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अघोष वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके स्वर तंत्रियों में घर्षण या कंपन नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग को याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो ये पहला है और ये आपका जो दूसरा है, ये आपके जो होते हैं क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं भैया, अघोष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला दूसरा जो होता है आपका अघोष होता है, और ये जो तीनों दिए गए हैं ये आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब भी आपके पेपर में आए भैया अघोष क्या है, सघोष क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग समझ रहे हो ना, क्या का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष या घोष होता है। क्लियर है, सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है। अभी घोष अघोष क्लियर हो गया ना, स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया, घोष अघोष क्लियर हो गया। अब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण की तरफ बढ़ेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण की तरफ बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि अल्प प्राण का मतलब क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम सांस निकले, जैसे आपका पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, तो
तो ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए पेपर में भैया अल्प प्राण व्यंजन बताओ, तो अल्प प्राण में आपका ये देखिए का हो गया, गा हो गया, अड़ा हो गया, चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया, टा हो गया, डा हो गया, अड़ा हो गया। तो ये आप लोग जान सकते हो, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की बात करते हैं तो भैया महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं भैया, दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का जो ये दूसरा बचा है, जैसे खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया, ठा हो गया, ढा हो गया, था हो गया, धा हो गया, फा हो गया, भा हो गया, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप लोग गलत नहीं करोगे ना, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण होता है, क्या होता है। आई होप आपको यहाँ से अब तो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बना दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इसका नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स तैयार करते हुए चलेगा, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर जो है नोट्स तो दे ही रहा हूँ, पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा अल्प प्राण महाप्राण के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मिटा दें, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतहस्थ के बारे में। वैसे मैं अंतहस्थ बता चुका हूँ, बट फिर से जान लो, अंतहस्थ आपके पेपर में आता है। तो अंतहस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। और इन्हीं अंतहस्थ को सघोष भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हीं अंतहस्थ को सघोष भी बोला जाता है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊष्म व्यंजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, सा और सा और आपका हा, ये आपके 4 जो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया ना। इसमें याद रखिएगा, ये जो 3 सा होते हैं, ये जो 3 सा होते हैं, ये आपके अघोष होते हैं। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और ये जो हा होता है, ये आपका घोष होता है। ठीक है, ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो का से लेकर के माँ तक के बीच में इनका जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से बता दे रहा हूँ। अघोष और ये सघोष होते हैं। क्लियर है। इसमें से जो हा होता है ये आपका महाप्राण होता है, ये भी याद रखिएगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अंतहस्थ और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। संघर्षी बोला जाता है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी क्या होते हैं, अंतहस्थ क्या होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे भैया संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, लास्ट में यहाँ पर है। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि जो 2 वर्डों के संयोग से बने। तो ये आपके 4 होते हैं, छा, त्रि, क्या और आपका स्रा। तो ये किनके सहयोग से बनते हैं। जो छा की बात करते हैं तो ये आधा का और खट्टी सा के सहयोग से बनता है। इसके अलावा त्रा की बात करते हैं तो आधा ता प्लस रा के संयोग से बनता है। और इसके अलावा ज्ञा की बात करते हैं तो जा आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। समझ रहे ना आप लोग। इसके अलावा स्रा की बात करते हैं तो ये वाला जो आपका सा होता है और ये जो रा होता है, इनके संयोग से बनता है ये। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि आपका कौन जो है किसके संयोग से बनता है, ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। एक मैंने इंपॉर्टेंट आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ मैंने बताया था उत्क्षिप्त के बारे में। अब आप लोग कहोगे ना सर उत्क्षिप्त भूल रहे हो। नहीं सर, कुछ भी भूल नहीं रहा हूँ मैं, उत्क्षिप्त भी बता दूंगा आपको। उत्क्षिप्त आपका बेसिकली क्या होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके तो होते हैं, टोटल 2 होते हैं। पेपर में कभी कभी सीधे पूछा जाता है कि इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो ये आपका अड़ा हो जो होता है, अड़ा जो अड़ा होता है, और आपका जो आपका अढ़ा होता है, ये आपके अड़ा और ढा जो आपके मूर्धन्य के अंतर्गत जाते हैं, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा मूर्धन्य कभी कभी पेपर में आता है, मूर्धन्य भी जान लो भैया। मूर्धन्य क्या होता है, तो मूर्धन्य टा वर्ग वालों को मूर्धन्य बोला जाता है। टा वर्ग वालों को, जो इसे टा वर्ग में कौन कौन सा आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसके अलावा खट्टी सा जो होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। उत्क्षिप्त क्लियर हो गया, मूर्धन्य क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका मैंने आपको कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य हो गया ना। अब जो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया था, एक चीज़ इसको मिटा देते हैं, वो उस चीज़ इसको मिटा देना, मिटा देते हैं। एक जो मैंने आपको बताया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनको इसको बोला जाता है कंठ्य। इनको क्या बोला जाता है, कंठ्य बोला जाता है। इसको बोला जाता है तालव्य, तालव्य बोला जाता है इनको। इसके अलावा टा को बोला जाता है मूर्धन्य, मैंने आपको बताया अभी, मूर्धन्य बोला जाता है। इसके अलावा ता वर्ग को दंत्य बोला जाता है। तो जब भी आपके पेपर में इस तरह से आए, पा वर्ग को ओष्ठ्य बोला जाता है। ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में इस तरह का चीज़ पूछा जाए कि कंठ्य क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, दंत्य क्या होता है, ओष्ठ्य क्या होता है, तो ये चारों वर्ग को आपको उनके सामने रख देना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और कंठ्य वर्ग के अंतर्गत आपके 4 और आते हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। छोटा आ, बड़ा आ, ए और ए,
ये जो होते हैं आपके, ये कंठ के अंतर्गत ही आते हैं। तालव्य के अंतर्गत भी स्वर, ये तो व्यंजन मैंने बता दिया ना, तालव्य के अंतर्गत कुछ स्वर भी आते हैं, जैसे ई हो गया, बड़ी हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। मूर्धन्य के अंतर्गत आपका एक खट्टी सा आता है, एक आपका री आता है, तो ये आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो मूर्धन्य हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दंतव्य के बारे में, दंत के बारे में, तो यहाँ पर एक वाह, मैंने वाह नहीं बताया था, वाह यहाँ पर दंतव्य में आता है। और ओष्ठे की बात करते हैं तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओष्ठे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक भी चीज़ मैं आपको मिस कर दूं। इसको नोट कर लिया आप सभी ने, नोट्स वैसे मिल जाएंगे आपको, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि आपका यहाँ पर जैसे कुछ मैं बताया आपने नोट्स बनाना भूल गए, तो आपको PDF तो मिल ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका हो गया कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए जो आपके पेपर में आते हैं। एक आपका होता है कंठोष्ठ, पूछा जाता है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर के क्या बनता है, बोलते हैं कंठ्योष्ठ। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा जाता है कंठ्योष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन या वर्ड आते हैं। तो आपका एक आपका ओ आता है, एक आपका औ आता है, ठीक है, ओ आता है, औ आता है। एक कंठ तालव्य पूछा जाता है, कंठ प्लस तालव्य, यानी कि कंठ और तालु के जो मेल से बोला जाता है उसे कंठ तालव्य बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आपका ए आता है और आपका ए आता है, क्लियर है। और एक आपका दंत प्लस ओष्ठ पूछा जाता है, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ जिसको बोलते हैं। तो दंतोष्ठ के अंतर्गत कौन सा आता है सर, आपका वा आता है, वह आपका दंतव्य के अंतर्गत आता है और दंतोष्ठ के अंतर्गत भी आपका आता है, क्लियर है। ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और व्यंजन में आपका अनुनासिक क्या होता है, व्यंजन में आपका अनुनासिक क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? व्यंजन में अगर हम लोग बात करते हैं अनुनासिक के बारे में, तो आपका हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, 5वां अक्षर आप कहोगे 5वां अक्षर क्या हो गया सर हर वर्ग का, जो मैंने अभी आपको बताया था, का वर्ग चा वर्ग। तो का वर्ग का जैसे 5वां अक्षर काखा गाघा अंगा है, चाछा जाझा इया है, टाठा डाढ़ा अड़ा है, इसके अलावा ताथा दाधा ना है, पाफा बाभा माँ है। तो ये जो होते हैं ये भी अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, पंचमाक्षर भी इनको बुलाता है। तो ये आप क्या बोलते हैं, अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। एक आपका पूछा जाता है भैया पार्श्विक व्यंजन क्या है, एक आपका पेपर में आता है भाई पार्श्विक व्यंजन जो है आपका क्या होता है। तो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आपका ला आता है, ठीक है। एक आपका पेपर में बनता है, देखिए जितने भी पेपर में बनते हैं मैं आपको सब बता रहा हूँ। एक आपका पेपर में आता है भैया लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं, तो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आपका रा आता है। इसके अलावा एक आपका उत्क्षिप्त तो मैंने आपको बता ही दिया। एक आपका गृहीत होता है, अब गृहीत बहुत वैसे पेपर में बहुत ज़्यादा कम आता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। गृहीत में आपका जा आता है और आपका फा आता है। देखिए इनके नीचे में आपका एक ऐसे बिंदी भी लगा होता है, तो जा और फा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। तो इतनी मेहनत से मैं आप सभी के लिए क्लासें चला रहा हूँ, तो आप लोग इसको सफल बनाइए और बताइए सर आपको जो क्लासेस हैं कैसी लगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।